वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उन पैसों से ही आज हमारा बिजनेस यहाँ तक पहुँचा है। खन्ना कंस्ट्रक्शन की न्यू और पहचान दोनों ही चौहान कंस्ट्रक्शन की वजह। ये सब सुनकर तो देश हक्का बक्का रह गया था। उसने अपने भी नहीं सोचा था कि वह आज तक अब्राहम के पैसों पर पड़ रहा है। अतीश हैरानी से अपने मोम डैड को देख रहा था। वहीं वसुंधरा और रान दोनों ही हंसते हुए एक दूसरे को देख रहे थे। तभी वसुंधरा ने आगे कहा, सोचो बेटा, जब 15% शेयर से हमें इतना कुछ मिल सकता है तो कंपनी के 100% शेयर जब हमें मिल जाएंगे तो हम क्या कुछ नहीं कर सकते। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल और ताकतवर हम होंगे और एक दिन ये पूरी दुनिया हमारे कदमों में होगी। हमारा ये सपना एक दिन सच होकर रहेगा। उसका साथ देते हुए अनंत ने कहा, अपने सपने को पूरा करने के लिए हमने अपनी जिंदगी के 20 साल दांव पर लगाए हैं और बहुत जल्द हम इन 20 सालों की कीमत भी वसूल करेंगे। यह कहते हुए अनंत हंसने लगा, पर जब उसकी नजर अतीश के उतरे हुए चेहरे पर गई तो उसे दोस्त देखकर बोला, क्या बात है बेटा, तुझे क्या हुआ? अतीश ने बेबस और के साथ कहा, आज मुझे अपनी पूरी जिंदगी धोखा लग रही है। डर जिस नर्स में इतनी नफरत करता आ रहा हूँ, आज उसकी जगह मुझे खुद से नफरत हो रही है। मेरी लाइफ स्टाइल, मेरा ये स्टेटस, ये पावर, ये पैसा, सब कुछ उसकी देन है। ये जानकर मुझे खुद से नफरत हो रही है डैडी। कहते हुए अतीश की आवाज भारी हो गई थी। अनंत ने उसके कंधे पर हाथ रख उसे समझाते हुए कहा, ये खुद से नफरत करने का समय नहीं है, बल्कि सब कुछ हासिल करने का वक्त है। अतीश बोला, ये सब आप खुद के दम पर भी कर सकते थे, फिर क्या जरूरत थी किसी और के टुकड़ों पर अपना सपनों का महल बनाने की? वसुंधरा जल्दी से उसके पास गई और उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर प्यार से उसे समझाते हुए बोली, हाँ है नहीं बेटा, तो हमें गलत समझ रहा है। हमने जो कुछ भी किया तुम दोनों के लिए किया, तो जिंदगी हम दोनों जी हम नहीं चाहते थे कि तुम दोनों को भी वैसी लाइफ मिले और तुम दोनों भी हमारी तरह अच्छी जिंदगी जीने के लिए तरस जाओ। क्या आपने बच्चों की खुशी के लिए सोचना गलत है? अतीश भारी आवाज में बोला, ये गलत नहीं है माँ, पर आपने जो किया वो गलत है। आप नहीं जानते कि मैं अब्राहम से कितनी नफरत करता हूँ, और जब से मुझे पता चला है कि ये सब उसके पैसों से है, तब मुझे खुद से नफरत हो गई है। उसने एक दिन मुझसे कहा था मेरी वजह से उसका स्टेटस है, और आज उसकी कही बात सच हो गई। और अगर वे लोग नहीं होते तो हम नहीं होते। उसकी बात सुनकर वसुंधरा हैरान रह गई और परेशान नजरों से अनंत को देखने लगी। तभी उसने अपने पल के झपकाकर उसे शांत रहने के लिए कहा और अतीश से बोला, बेटे, इसे ही जिंदगी कहते हैं। एक इंसान को आगे बढ़ने के लिए दूसरे इंसान को पीछे करना ही पड़ता है। कामयाबी कभी भी सीधे रास्ते से नहीं मिलती, बल्कि कामयाब होने के लिए अपना रास्ता खुद बनाना पड़ता है। और मैंने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया, मैंने तो बस अपना हक लिया है, वो हक जो मुझसे छीना गया था। इस बात पर अतीश ने चौंक कर कहा, आप कहना क्या चाहते हैं डैड? आप किस हक की बात कर रहे हैं? जब हमारा चौहान से कोई रिश्ता ही नहीं तो आपका हक उन पर कैसे बनता है? अनंत ने उसके कंधे को धीरे से थपथपा कर कहा, हक भी बनता है और उनसे मेरा रिश्ता भी है। कहते हुए उसके चेहरे पर बेहद गुस्सा दिखने लगा और उसकी आंखें गुस्से में लाल हो गई। अतीश बोला, रिश्ता कैसा रिश्ता? अनंत ने कहा, तुम अभी छोटे हो अतीश, तुम्हें जितना जानना चाहिए था उतना तो मैंने तुम्हें बता दिया है। अतीत में अभी भी बहुत कुछ छुपा है, वक्त आने पर तुम्हें सब पता चल जाएगा। बस अभी के लिए इतना समझ लो, मैं यूं ही चौहान के पीछे नहीं पड़ा और ना ही बेमतलब उनकी जान लेना चाहता हूँ। उन सब की एक बड़ी वजह है, जिस दिन चौहान की सारी प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी और मैं पूरी तरह से उन्हें बर्बाद करके खत्म कर दूंगा, उस दिन से मेरे जलते दिल को ठंडक मिलेगी और उस दिन ही मेरा भी रिवेंज पूरा होगा। जहाँ एक तरफ अनंत ने अतीत के सामने अतीत का एक नया पन्ना खोल दिया था, तो वहीं दूसरी तरफ और हम अभी भी उसी के बारे में जानने में खुद लगा था। वो स्टडी रूम में था और कंटिन्यूसली उसकी उंगलियां लैपटॉप के कीबोर्ड पर चल रही थी। उसके दिमाग में आहूजा ही चल रहा था। वो आहूजा का कनेक्शन अरविंद से हर तरह से जोड़ने की कोशिश कर रहा था, पर अभी तक कोई नतीजे पर नहीं पहुंचा था। तभी कुछ सोचकर वो उठा और अपने रूम में चला गया। वो जब अपने रूम में आया तो देखा नीति बेड पर बुक्स फैलाए स्टडी कर रही थी। अबरम उसके सामने जाकर खड़ा हो गया और उसे अपनी गहरी नजर से देखते हुए कहा, टर्टल, हमारे बैग्स पैक करो। नीति ने अपनी घनी पलकें उठाई और सवालिया नजरों से उसे देखते हुए कहा, हम कहीं जा रहे हैं क्या? अब्रम ने कबर्ड के पास जाते हुए कहा, हम दादाजी से मिलने जा रहे हैं। जैसे ही नीति ने ये सुना, वो खुशी से उछल पड़ी और बेड से कूदकर जल्दी से उसके पास जाकर उसके पीछे से अपनी बाहों में भरकर बोली, थैंक यू बागड़ बिल्ले, थैंक यू सो मच। अब फाइनली हम दादाजी से मिलेंगे। आपको पता है, जब से हमने दादाजी के बारे में सुना है तब से हम उनसे कितना चाहते हैं। हाँ, उसे इतना खुश देखकर अब्रम भी धीरे से मुस्कुरा दिया और कहा, तुम्हारे पास सिर्फ 15 मिनट है, जल्दी से हमारा सामान पैक करो, हम अभी निकल रहे हैं। नीति उसके सामने जाकर उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर उसके गाल पर किस करके बोली, आप जल्दी से तैयार हो जाइए, हम बस 10 मिनट में अपना लगेज पैक करते हैं। और फिर भी करीब 20 मिनट बाद वो दोनों ही रेडी होकर हॉल में सबके सामने खड़े थे। जब अब्रम ने अपने जाने वाली बात सबको बताई तो टाइगर और जैगवार को अच्छा नहीं लगा। पाइथन उनके साथ ही जा रहा था, इसलिए उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तभी जैगवार ने अब्रम से कहा, बीस्ट, आप कब तक वापस आएंगे? अब्रम ने कहा, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा, पर तब तक तुम्हें जो काम दिया है उसे करके रखना। और जैगवार, इस बार मुझे कोई लापरवाही नहीं चाहिए, वरना तुम जानते हो मैं क्या करूंगा। ये सुनकर जैगवार ने धीरे से सिर हिला दिया। वही टाइगर ने कहा, बीस्ट, आपको सर की चिंता करने की
जरूरत नहीं, हम सर का ख्याल रखेंगे। अब्रम ने धीरे से सिर हिला दिया और रास्ता की तरफ देखकर कहा, आंटी डैड की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी और टाइगर की है। आप दोनों ही डैड का अच्छे से ख्याल रख सकते हैं। आस्था मुस्कुराकर बोली, फिक्र मत करो बेटा, तुम नीति के साथ आराम से जाओ, बड़े साहब का ख्याल हम रख लेंगे। नीति विमला और योगेश से मिली और फिर सोना से मिलते हुए बोली, दी हम जल्दी ही वापस आएंगे। तब तक अपना घर आपके भरोसे छोड़कर जा रही हूँ। मुझे आप पर पूरा भरोसा है, आप मेरे घर का ख्याल रखेगी। सोना ने स्माइल करते हुए कहा, निधि तुम चिंता मत करो, जब तुम वापस आओगी तब तुम्हें तुम्हारा घर वैसा ही मिलेगा जैसा तुम छोड़कर गई थी। सबसे मिलने के बाद अभरम और निधि आराम के रूम में आए और अभरम ने मन ही मन उससे बात करते हुए कहा, डैड मेरे कुछ सवाल है जिनका जवाब मुझे मिल नहीं रहा। अगर आप होश में होते तो मेरे सवालों का जवाब आप मुझे देते, पर अपने सवालों के जवाब के लिए मुझे दादाजी के पास जाना होगा। मैं जल्दी ही वापस आऊंगा। डैड निधि और अभरम दोनों ही बैक सीट पर बैठे थे और पाइथन कार ड्राई कर रहा था। उन्हें विला से निकले हुए करीब 1 घंटा हो गया था और इस 1 घंटे में अबरम ने नीति से कोई बात नहीं की थी। वह बस लैपटॉप पर अपना काम किया जा रहा था। वहीं नीति उसे अपने गोल गोल आंखों से घूर कर देख रही थी। अबरम का उसके साथ होकर भी उससे बात ना करना उसे खल रहा था और उसे अबरम के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी वो उसे घूरते हुए मन में बोली, अगर हमसे ज्यादा जरूरी इनका लैपटॉप है तो उन्होंने हमसे शादी क्यों की? जिंदगी भर रहते ना अपने लैपटॉप के साथ क्या जरूरत थी हमसे शादी करके? हमें अब इग्नोर करने की। कुछ देर तक और निधि उसे ऐसे ही देखती रही और जब उसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने गुस्से में अचानक ही लैपटॉप उसके हाथ से छीनकर बंद कर दिया। अबरम चौंक कर बोला, टर्टल यही क्या किया तुमने? मैं कितना इंपॉर्टेंट काम कर रहा था और तुमने स्लिप कर दिया। मुझे मेरा लैपटॉप वापस करो। नीति लैपटॉप को पीछे करते हुए बोली, हम नहीं करेंगे वापस। अबरम ने कहा, टर्टल तुम चाहते क्या हो? नीति मुंह बनाकर बोली, हम क्या चाहते हैं ये अभी आपको पता चल जाएगा। ये बोलकर उसने लैपटॉप को शट डाउन कर दिया और उसे पीछे रख दिया। अबरम उसे देखता ही रहेगा। नीति अपनी जगह से उठी और उसकी गोद में बैठ गई। उसकी आंखें अबरम की आंखों से मिली हुई थी और दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। नीति ने अपने नाजुक हाथों को उसकी गर्दन पर लपेटते हुए कहा, हम ये चाहते हैं कि जब हम आपके साथ रहे तब आपका सारा ध्यान हम पर रहे, ना कि आपके काम पर ये किसी और पर। समझे आप पागल बिल्ले? हमें आपका अटेंशन चाहिए। अगर आपने हम इग्नोर करने की कोशिश की तो हम आपको छोड़कर चले जाएंगे। उसके ये कहने के अगले पल ही अबरम ने उसे बेहद गुस्से में देखते हुए उंगली दिखाकर कहा, सोचना भी मत टर्टल मुझे छोड़कर जाने की, वरना जान ले लूंगा मैं तुम्हारी। कहते हुए उसने नीति की गर्दन को अपने हाथ में फड़ लिया और उसकी गर्दन को ऊपर उठा दिया। नीति के मुंह से एक हल्की सी आह निकल गई और वो उसकी आंखों में देखते हुए बोली, हम तो आपको छोड़कर नहीं जाना चाहते, पर आपकी हरकतें हमें मजबूर कर रही है आपको छोड़कर जाने के लिए। क्या आपको हमारा थोड़ा सा भी ख्याल है? पिछले 1 घंटे से हम अकेले बैठे बैठे बोर हो रहे हैं और आप है अपने काम में मगन है। क्या आपने एक बार भी हमारे बारे में सोचा? हमें कैसा लग रहा होगा? पाइथन उन्हें डिस्टर्ब न करते हुए उनकी बात सुनते ही उसने जल्दी से गाड़ी में पार्टीशन कर दिया और मुस्कुराते हुए ट्राई करने लगा। वो नीति की बात पर खुद से बोला, चलो हम कोई तो है जो हमारे बीच से आंखें मिलाकर बात करता है और उन्हें जवाब देने की हिम्मत रखता है। सही कहते हैं सब, बीवी के आगे अच्छे अच्छों की नहीं चलती। कोई कितना भी बड़ा तो रमखा क्यों ना हो, बीवी के आगे बिल्ली बिल्ली बन ही जाता है। वही अभरम ने नीति की बात पर कहा, टर्टल तुमसे किसने कहा है कि मैं तुम्हें इग्नोर कर रहा हूँ? वो थोड़ा काम इंपॉर्टेंट था इसलिए मैं उसे फिनिश कर रहा हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें इग्नोर कर रहा हूँ। और तुम मुझे बात पर धमकी क्यों देने लगी हो? तुम्हें क्या लगता है टर्टल मैं तुम्हारी धमकी से डर जाऊंगा? मैं तुम्हारी धमकियों से नहीं डरता। और रही बात मुझे छोड़कर जाने की, तो जान ले लूंगा तुम्हारी भी और उस की भी जो तुम्हें मुझसे दूर करने की सोचेगा। ये कहकर अभरम ने उसकी गर्दन को छोड़ दिया। नीति उसकी गोद से उठने लगी। ये देखकर अभरम ने वापस उसे अपनी गोद में बिठा लिया और कहा, अब कहाँ जा रही हो? चुपचाप यहीं बैठो। नीति ने कहा, हमें आपकी गोद में नहीं बैठना, अपने सीट पर बैठना है। छोड़िए हम मुझे। अबरम बोला, कोई जरूरत नहीं है सीट पर बैठने की, चुपचाप यहीं बैठी रहो। पहले तो तुमने मुझे डिस्टर्ब किया और अब जब मेरा मूड बदल गया है तो तुम जा रही हो। नीति अपनी आंखों को छोटा कर उसे घूरते हुए बोली, मूड को बदल गया है इससे क्या मतलब है आपका? अबरम तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है क्या मतलब हो सकता है मेरी बातों का? नीति एक उंगली अपनी गाल पर रखकर सोचते हुए बोली, हमें नहीं पता, हम तो बस आपको कुछ देर बातें करना चाहते हैं। ये सुनते ही अबरम ने उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहा, और मैं तुम्हारे साथ रोमांस करना चाहता हूँ। नीति की आंखें एकदम से बड़ी हो गई और वो एक हाथ अपने मुंह पर रखकर बोली, थोड़ा तो शर्म करिए, यहाँ पर पाइथन भैया भी है। अबरम ने उसे पार्टीशन की तरफ देखने का इशारा करते हुए कहा, पाइथन न हमें देख सकता है ना सुन सकता है। नीति ने हैरानी से उस पार्टीशन को घूरा जिसने उसे अबरम के साथ अकेला कर दिया था। नीति का मुंह लटक गया था। उसके लटके हुए मुंह को देखकर अबरम ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, क्या हुआ टर्टल? अब तुम्हें मेरे साथ टाइम स्पेंड
नहीं करना, तुम तो मेरी अटेंशन चाहती थी ना, तो दे रहा हूँ मैं तुम्हें अपनी अटेंशन। आओ कुछ यादगार पल बनाते हैं। कहते हुए उसने नीति की कमर पर अपने हाथ को दबा दिया और उसके कंधे पर अपना सिर रख दिया। जैसे ही अब्रम ने उसकी कमर को दबाया, उसी पल नीति को हिचकी आ गई और उसे तिरछी नजरों से देखते हुए नीति ने अपना हाथ अब्रम के हाथ पर न रख दिया। वो उसके हाथ को अपने कमर से हटाने की कोशिश करने लगी। ये महसूस कर अब हमने शरारत से कहा, डोंट ट्राई डर, तुम ये नहीं कर सकते। तुमने मुझे प्रोवोक किया है तो अब मुझे झेलने के लिए भी तैयार हो जाओ। नीति ने रुआसा सा मुंह बना लिया और बोली, प्लीज अब्रम जी, ऐसा मत करिए। देखिए हम दादाजी के पास जा रहे हैं, आपको नहीं पता, पर हमें ये साड़ी पहनने में बहुत प्रॉब्लम हुई है। इस बात पर अब हमने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारी हर प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर दूंगा, ट्रस्ट में। ये कहते हुए उसके गाल को अपनी नाक से रगड़ने लगा। नीति ने मेरे से अपनी आंखें बंद कर ली और उसके बाहों में सिमटने लगी। वहीं अब्रम ने उसके बालों को खोल दिया और नीति के काले लंबे बाल उस की बैग पर बिखर गए। अब्रम उसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपाते हुए उसके बालों से आ रही फ्रेग्रेंस को स्मेल करने लगा। नीति के बालों की खुशबू उसे मदहोश कर रही थी और वे धीरे धीरे उसमें खोता जा रहा था। अब्रम के हाथ कब उसकी बैग पर चले गए उसे पता भी नहीं चला। वो उसके ब्लाउज की डोरी को खोलते हुए उसके बैग पर अपने हाथों को मुंह कर रहा था। उसकी साड़ी का पल्लू तो पहले ही उसके कंधे से सरक नीचे गिर गया था और अब उसका ब्लाउज भी उसके कंधे से सरक चुका था। अब्रम के सामने उसकी गोरी चमकती सॉफ्ट स्किन थी जो बार बार उसे नीति के करीब जाने के लिए मजबूर कर रही थी। उसने धीरे से उसके बालों को एक तरफ किया और उसके कंधे पर अपने होंठ रख दिए। तभी नीति के हाथ भी उसके सिर पर चलने लगे और उसे अब्रम की शर्टलेस बॉडी याद आने लगी। एक बार फिर वे उसकी मस्कुलर चेस्ट और चौड़े कंधे का दीदार करना चाहती थी। इस इरादे से उसने अब्रम की शर्ट के ऊपर के कुछ बटन खोल दिए और उसके मस्कुलर चेस्ट पर अपने हाथों को मूव करने लगी। इस बार नीति भी उसके कंधे और चेस्ट पर अपने मौजूदगी के निशान छोड़ रही थी। तभी उसने अपने हाथ अब्रम की शर्ट के अंदर डाल दिए और उसके पेट पर अपने नाखून चुभाने लगी। वो धीरे धीरे अपने हाथों को उसकी गर्दन से हटाते हुए उसके सिर के पास ले गई और अपनी लंबी पतली उंगलियों को उसके बालों में चलाते हुए उसने अब्रम के होठों पर अपने होंठ रख उसे किस करने लगी। इसी बीच नीति का ब्लाउज उसके दोनों कंधों से सरक चुका था और उसकी हाफ अपर बॉडी अब्रम के सामने पहली बार थी। अब्रम ने अचानक ही अपना चेहरा उसके सीने पर रख दिया और उसके नेक से ठीक 5 इंच नीचे उसे किस किया। नीति ने अपना चेहरा ऊपर करते हुए एक ठंडी आह भरी। तभी उसके कान में हॉर्न की आवाज गई। उसने झट से अपनी आंखें खोली तो देखा वो अभी भी अपनी जगह पर ही बैठी है और अब्रम लैपटॉप पर अपना काम कर रहा है। ये सब देखकर वो हैरान रह गई और खुद से बोली, हे भगवान, ये हम खुली आंखों से कैसा सपना देख रहे थे। ये सब हम सोच भी कैसे सकते हैं। अगर अब हम जी को उसके बारे में पता चला तो ये हमारे बारे में क्या सोचेंगे। हम इतने गंदे कब से हो गए और हमें ऐसा ख्याल आया है क्यों। खुद से बात करते हुए उसे कुछ याद आया और वो खुद से बोली, सोना दी ने एक बार फैंटेसी के बारे में बताया था, जो हम सोचते हैं पर कर नहीं पाते पर करना चाहते हैं वो हमारी फैंटेसी होती है। इसका क्या मतलब, ये जो कुछ भी अभी हमने देखा वो हमारी फैंटेसी थी। है भगवान, हम ऐसी फैंटेसी कब से देखने लगे। नीति अभी खुद से बात कर ही रही थी कि इतने में ही अब्रम ने कहा, क्या हुआ टर्टल, कुछ कहना है तो साफ साफ कहो, मुझे तुम्हारी बात समझ नहीं आ रही। कहते हुए अब्रम ने जैसे ही उसे देखा तो उसे पसीने में लथपथ देखकर वो हैरान रह गया। नीति का पूरा शरीर पसीने में भीगा हुआ था। अब्रम ने जल्दी से लैपटॉप साइड में रखा और उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर उसे देखते हुए कहा, आर यू ओके टर्टल, तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है। ऐसी तो ओने फिर भी तुम्हें इतना पसीना आ रहा है, क्या हुआ तुम्हें टर्टल, बताओ मुझे। नीति उसकी बातें सुनकर घबरा गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उससे क्या कहे। अगर उसने अपनी फैंटेसी के बारे में बताया तो उसके बारे में क्या सोचेगा। यही सोचकर नीति खामोश रही। अब्रम ने जल्दी से टिश्यू पेपर लिया और उसके चेहरे पर बिखरे पसीने को पोंछते हुए कहा, टर्टल तुम्हें क्या हुआ, बताओ मुझे, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना। नीति ने कुछ नहीं कहा और धीरे से अपने सिर को हाँ में हिला दिया। अब्रम उससे कुछ और पूछता कि उससे पहले ही पाइथन ने कहा, बीच ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, आई थिंक क्लियर होने में थोड़ा टाइम लगेगा। ये सुनते ही नीति को एक आइडिया आया और वो जल्दी से बोली, बागड़ बिल्ली, हमें गाड़ी में बैठे बैठे सफोकेशन हो रही है, शायद इसलिए हमें इतना पसीना आ रहा है। क्या हम थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाए। अब्रम ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं चलता हूँ। ये कहकर वो उसके साइड का डोर ओपन करने लगा। अब्रम के आगे झुकने से उसका चेहरा नीति के चेहरे के एकदम सामने था और वो उसे अपने इतने करीब देखकर फिर से अनकंफर्टेबल हो गई। उसका गला सूखने लगा। उसने अपनी मुट्ठी को कसकर बंद कर लिया और खुद से बोली, नो नीति नो, माने की बागड़ बिल्ला तेरा पति है पर इसका
मतलब ये नहीं कि तू उनके बारे में ये सब सोचे। अगर बागड़ बिल्ले को इस बारे में पता चला तो तेरे बारे में क्या सोचेंगे? कहीं मैं तुझे भी माया जैसी लड़की ना समझ ले। नीति ने जैसे तैसे खुद को कंट्रोल किया और डोर ओपन होते ही जल्दी से बाहर आई। दूसरी साइड से अबरम भी बाहर आया। उन्होंने जब ट्रैफिक देखा तो गाड़ी की लंबी लाइन लगी हुई थी। तभी अबरम की नजर पास ही में बने एक ढाबे पर चली गई। फिर ढाबा देखकर उसने नीति से कहा, जब तक ट्रैफिक क्लियर नहीं हो जाता तब तक हम यहीं वेट करते हैं। नीति बिजली हिलाकर उसके पीछे चल दी। वहीं दूसरी तरफ बीस्ट विला में अबरम और नीति के जाते ही विमला को जैसे विला में मनमानी करने का लाइसेंस मिल गया था। वो मजे से हॉल में पड़े अपने सोफे पर लेटी थी और उसके सामने 4-5 सर्वेंट सिर झुकाए खड़े थे। उनके हाथ में अलग अलग तरह की फ्रूट्स की प्लेट थी। वहीं विमला ग्रेप्स के एक बंच को हवा में लटकाए हुए बड़े मजे से इतराते हुए खा रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो इस विला की रानी हो और यहाँ काम करने वाले सभी लोग उसके सर्वेंट। उसने ग्रेप्स के बंच से कुछ ग्रेप्स खाए और एक सर्वेंट की तरफ इशारा करते हुए कहा, तो यहाँ वो सर्वेंट उसके पास चला गया और विमला उसके प्लेट से पाइनएप्पल के पीसेस उठाकर खाने लगी। आज तक जो ये सब देख रही थी वो विमला का इस तरह का सर्वेंट पर हुक्म चलाना अच्छा नहीं लग रहा था। वो उसे कुछ बोलना तो चाहती थी पर पहले ही किसी बात पर उसकी और विमला की बहस हो गई थी और रास्ता समझ गई थी। विमला एक बहुत चालाक औरत है। आज तो उससे बिना कुछ कही वहां से चली गई। उसके जाने के अगले ही पल वहां एक सर्वेंट आया और उसने विमला से कहा, मैडम बाहर कोई आया है। विमला तुरंत सोफे से उठते हुए बोली, मेरे दामाद जी के घर में कौन आया है? जरा मैं भी तो देखूं। पाइनएप्पल के पीसेस खाते हुए विमला दरवाजे के पास गई। जैसे ही उसकी नजर विला के लॉन में खड़े 2 लोगों पर गई, वो तुरंत ही उन्हें देखकर दरवाजे के पीछे छुप गई और अपनी साथी निगाहों को गोल घुमाते हुए बोली, ये लोग यहाँ कैसे आ गए? इन्हें यहाँ का पता किसने दिया? जरूर दामाद जी का पता इन लोगों को बेला नहीं दिया होगा। नहीं भाई साहब और जीजी यहाँ आ गए तो मेरा राज खत्म हो जाएगा। फिर वे दोनों की ही इस महल पर राज करेंगे। पर ये विमला ऐसा नहीं होने देगी। मेरे रहते यहाँ जीजी कभी राज नहीं कर सकती। ये महल और राजकुमार दोनों ही मेरा सोना के हैं। विमला खड़ी खुद से बातें कर रही थी। कितने में एक सर्वेंट उससे बोला, मैम ये क्या आप बाहर खड़े लोगों को जानते हैं? विमला नाक मुंह सिकोड़ कर बोली, अरे नहीं, मैं भला इन लोगों को क्यों जानूंगी? मेरा ऐसे लोगों से कोई रिश्ता नहीं है। कौन है ये लोग और यहाँ क्या कर रहे हैं? सर्वेंट बोला, मैडम उन लोगों का कहना है कि उनकी बेटी यहीं रहती है। विमला गुस्से में बोली, अरे झूठ बोल रहे हैं ये लोग। ऐसे लोग अक्सर घर में घुसकर घर की चीज चुरा कर भाग जाते हैं। ऐसे लोगों को तो घर में घुसना भी नहीं देना चाहिए। भगा दो इन्हें। ये सुनते ही सर्वेंट ने शक पकाते हुए कहा, पर मैडम ये कहते हैं कि इनकी बेटी इस घर की बहू है और उसका नाम बेला है, पर हमारी केविन का नाम तो नहीं थी। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं। प्लीज हमें सही से बताइए। विमला हाथ चमकाते हुए बोली, अरे बता तो रही हो, मेरी नीति बहुत अच्छे घर से है और ये लोग जो तुम तो देखो जरा इनकी हालत कैसे फटी चले। क्या तुझे देखकर इन्हें लगता है कि तुम्हारी केविन कोई ऐसे माँ बाप होंगे? ये लोग झूठ बोल रहे हैं। मेरी मानो तो इन्हें घर से धक्के मारकर निकाल दो ताकि ये लोग दोबारा कभी घर में घुसने की कोशिश ना करे। सर्वेंट ने सिर हिलाते हुए कहा, ओके मैडम। विमला से बात कर वो बाहर चला गया। वहीं विमला अपने होठों पर कुटिल मुस्कान लिए बोली, क्या सोचा था जीजी आपने शहर आकर अपनी बेटी के घर में ठाट बाट से रहेगी, पर क्या मैं आपको रहने दूंगी? मेरे रहते ये सुख आप कभी नहीं भोग सकती। वहीं बाहर आकर सर्वेंट ने रामेश्वर और लक्ष्मी से कहा, देखिए आपको कोई गलतफहमी हुई है, यहाँ आपकी बेटी नहीं रहती, इसलिए आप लोग यहाँ से चले जाइए। लक्ष्मी ने चौंकर रामेश्वर की तरफ देखा और बोली, बेला के बाबा ये लोग कैसी बातें कर रहे हैं? बेला ने तो हमें यही पता दिया था, दामाद जी और बेला यही तो रहते हैं, फिर क्यों ये लोग मना कर रहे हैं? लक्ष्मी की बात सुनकर रामेश्वर ने सर्वेंट की तरफ देखकर कहा, देखो बेटा तुम्हें कोई गलतफहमी हुई। हमारी बिटिया दामाद जी के साथ इसी घर में रहती है, उसने हमें यही पता दिया है। जरा हमारी बिटिया को बुलाई दो, वह हमें पहचान लेगी। सर्वेंट बोला, हमारे सर और मैडम अभी बाहर गए हैं। ये सुनकर रामेश्वर जी थोड़ा सा निराश हो गए और निराशा के भाव से बोले, ठीक है उन तो हमें बता दो वो कब आए वापस आएंगे। सर्वेंट ने कहा, ये तो हमें पता नहीं, पर अब आप लोग वापस ले जाइए वरना गार्ड्स आपको धक्के मारकर निकालेंगे। रामेश्वर तुरंत बोला, अरे नहीं बेटा ऐसा मत बोलो, हम भी तो तुम्हारे माता पिता के समान है, तुम कहते हो तो हम चले जाते हैं, पर हमारी इस तरह बेइज्जती मत करो। ये बोलकर रामेश्वर लक्ष्मी को लेकर चले गए। उनके जाते विमला दरवाजे के पीछे से निकलकर बाहर आई और उन्हें जाते देखकर बोली, आप दोनों को तो मैं अब कभी इस घर में घुसने भी नहीं दूंगी। जितनी बार भी आओगे उतनी बार ऐसे ही बेइज्जती करके निकाल दिए जाओगे। विमला के होठों पर कुटिल मुस्कान तैर गई और फ्रूट्स खाते हुए वह अंदर जाने लगी। तभी उसकी नजर सोना पर गई। सोना और टाइगर दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। उनके हाथ में एक प्लेट थी जिसे दोनों ने ही पकड़ा हुआ था और वे दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। जैसे ही विमला ने ये देखा उसके गले में फ्रूट अटक गए और उसे खांसी आने लगी। उसने तुरंत ही खुद को नॉर्मल किया और
ये दोनों को घूरते हुए बोली, इस नौकर की औकात भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मुझे जल्दी कुछ करना पड़ेगा वरना ये मेरी बेटी को अपने जैसा बना देगा। खुद से बात कर विमला सोना का नाम लेकर जोरों से चिल्लाई। जैसे ही सोना ने अपनी माँ की आवाज़ सुनी वो तुरंत पीछे हटते हुए इधर उधर देखने लगी। टाइगर भी एक हाथ से अपने बालों को सहलाते हुए वहां से चला गया। विमला सोना के सामने जाकर बोली, यहाँ क्या कर रही है? सोना घबराते हुए बोली, कुछ नहीं माँ, मैं तो बस अपने रूम में जा रही थी। यही बोलकर वो भी तेज कदमों से अपने रूम की तरफ चली गई। वहीं विमला गुस्से में अपनी मुट्ठी को कसकर बंद करते हुए बोली, मेरी बेटी अब मुझसे भी झूठ बोलने लगी है। मुझे जल्दी कुछ करना होगा वरना ये नौकर मेरी बेटी को भगा कर ले जाएगा। वहीं दूसरी तरफ ढाबे पर इंतजार करते हुए शाम हो गई। धीरे धीरे अंधेरा भी गहराने लगा था। पायरन अभी भी गाड़ी में बैठा ट्रैफिक क्लियर होने का वेट कर रहा था। तभी उसका फोन रिंग हुआ। अब्रम की कॉल देखकर पाइथन ने जल्दी से कॉल रिसीव किया और फोन अपने कान पर रखते हुए बोला, यस बेस्ट। अब्रम ने अपनी कठोर आवाज में कहा, ट्रैफिक क्लियर हुआ? पाइथन ने कहा, नो बेस्ट, लगता है कोई मेजर एक्सीडेंट हुआ है इसलिए इतना ट्रैफिक है। आपकी विन के साथ ढाबे पर ही रहिए, जैसे ट्रैफिक क्लियर होता है मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। अब्रम ने ओके बोलकर कॉल कट कर दिया। नीति ने मुंह बनाकर पूछा, क्या हुआ बागड़ बिल्ले, ट्रैफिक क्लियर हुआ या नहीं? हम यहाँ बैठे बैठे थक गए हैं। अब्रम ने कहा, नहीं अभी टाइम लगेगा, अभी हमें यहाँ और बैठना होगा। टर्टल ये सुनते ही नीति का मुंह और लटक गया और वो आलसी अंदाज मैं बोली, क्या अभी और यहाँ बैठना होगा? पर अब हम और यहाँ नहीं बैठ सकते। हाँ, हम यहाँ बैठे बैठे थक गए हैं, हमारी कमर में भी दर्द होने लगा है, हम जा रहे हैं। वो जैसे उठकर जाने लगी। अब्रम ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे रोकते हुए कहा, टर्टल कहाँ जा रही हो? देखो अंधेरा हो गया है, इस जगह को हम अच्छे से जानते भी नहीं, अंधेरे में तुम कहाँ जाओगी? अगर खो गई तो? उसके ये कहती नीति खिलखिलाकर हंसने लगी और हंसते हुए बोली, सीरियसली आपको ऐसा लगता है हम खो जाएंगे? हम कोई छोटे बच्चे नहीं, हम इतने बड़े हो गए और हमें सब पता है हम नहीं खो सकते। उसे अपनी बात पर हंसते देखकर अब्रम ने गहरी नजरों से उसे देखते हुए कहा, अच्छा तुम्हें सब पता है तो जरा बताना मेरी गाड़ी का नंबर क्या है, मेरा फोन नंबर क्या है? नीति के चेहरे का रंग अचानक से उड़ गया और वह जबरदस्ती मुस्कुराते हुए उसे देखने लगी। फिर एक हाथ से अपने सर को खुजाते हुए मन से बोली, ये क्या पूछ लिया बागड़ बिल्ले ने? हमें तो उनकी गाड़ी का नंबर याद भी नहीं और ना ही उनका फोन नंबर याद है, अब क्या बोले हम? उसे चुप देखकर अब हमने अपनी ठंडी आवाज में कहा, टर्टल तुम्हें मेरा फोन नंबर याद है या नहीं? नीति जल्दी से बोली, नहीं ऐसी बात नहीं है बागड़ बिल्ले, आपका नंबर हमारे फोन में सेव है तो हमें याद करने की क्या जरूरत? अच्छा अगर कभी तुम्हारा फोन खो गया तब तुम मुझे कैसे कॉन्टेक्ट करोगे? सुनती नीति ने तपाक से कहा, हम आपको नहीं पर टाइगर भैया को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, उनका नंबर हमें याद है। कहते हुए उसकी आंखें खुशी से चमक रही थी पर अब्रम का चेहरा गुस्से में काला पड़ गया था और वो अपनी खूंखार नजरों से घूरते बोला, तुम्हें मेरा नंबर याद नहीं पर टाइगर का नंबर याद है। टर्टल मैं तुम्हारा पति हूँ और तुमने मेरी जगह उसका नंबर याद कर रखा है। हाउ डेयर यू, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? नीति उसके डांट सुनकर डर गई और 2 कदम पीछे हटकर बोली, ऐसी बात नहीं है, हमें उनका नंबर इसलिए याद है क्योंकि वे हमारे साथ हर समय रहते थे और हाँ हमें जब भी जरूरत होती थी हम उन्हें ही फोन करते थे। अब हमने गुस्से में अपने शब्दों को चबाते हुए कहा, मुझे कोई एक्सक्यूज नहीं सुननी डरता, तुम्हें मेरा नंबर याद क्यों नहीं? तुम्हारा पति मैं हूँ। इस बात पर नीति ने अपने हाथों को आपस में मसलते हुए कहा, हाँ तो हमने कब कहा कि हमारा पति ब्लैक ही है? ये सुनकर अब्रम का गुस्सा और बढ़ गया और वो गुस्से में बोला, क्या कहा तुमने टर्टल? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। बोलते हुए वो जैसे ही एक कदम आगे बढ़ा नीति तुरंत पीछे हटते हुए बोली, देखिए आप सबके सामने हम पर गुस्सा नहीं कर सकते हैं, हम सब हमें देख रहे हैं। अब्रम ने कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें बलेगी को अपना पति माना है ना तो रुको मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। जैसे एक और कदम आगे बढ़ा नीति उसके दूर जाते हुए बोली, सॉरी बागड़ बिल्ले, हम ऐसा नहीं कहना चाहते थे। अब्रम ने कहा, आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं टर्टल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की? आज मैं तुम्हें कच्चा खा जाऊंगा। नीति उससे दूर भागते हुए बोली, हमने सॉरी कहा ना, हमने जानबूझकर नहीं कहा। वो बस फॉलो में निकल गया। दोनों को इस तरह फाइट करते देखकर वहां खड़े लोग हंस रहे थे। तभी एक महिला ने अपने पति से कहा, देख रहे हो दोनों को प्यार हो तो उनके जैसा कितना प्यार है अपनी पत्नी को। उसके मुंह से किसी और का नाम तक नहीं सुनना चाहता। इस बात पर उस औरत के पति ने कहा, हाँ तो उसकी बीवी भी तो कितनी खूबसूरत है, भला इतनी खूबसूरत बीवी के मुंह से कोई किसी और का नाम कैसे ही सुन सकता है? अगर तुम भी इसकी तरह इतनी खूबसूरत होती तो मैं भी कभी तुम्हें किसी और का नाम लेने नहीं देता। आदमी के ये कहते ही उसकी पत्नी ने घूर कर देगा। इस आदमी को जैसे ही अपनी गलती का एहसास हुआ उसने तुरंत दोनों हाथों से अपने कान पकड़ लिए और अपनी पत्नी से माफी मांगने लगा। पर तब तक उसकी पत्नी का गुस्सा उस पर फूट चुका था और वो दोनों वहीं पर खड़े होकर लड़ने लगे थे। इधर नीति अब्रम से बचते हुए दबे पांव पीछे वाले जंगल में घुस गई थी। अंधेरे में उसे जंगल में जाते देखकर अब्रम परेशान हो गया और उसके पीछे जाते हुए बोला, टर्टल तुम कहाँ जा रही हो? वापस आओ, देखो तुम अंदर गई तो खो जाओगी। नीति बोली, हम वापस नहीं आएंगे वरना आप हमें सबके सामने सजा देंगे। यह सुनकर अब्रम ने अपनी मुट्ठी को कसकर बंद कर लिया और दांत पीसकर कहा,
मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगा, चलो अब जल्दी से वापस आओ। टर्टल नीति बोली, नहीं आप झूठ बोल रहे हैं, हमने आपकी आंखों में गुस्सा देखा है, आप हमें सबके सामने सजा देंगे। अब्रम ने कहा, टर्टल मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगा, अब जल्दी से वापस बाहर आओ। नीति बोली, पहले प्रॉमिस करो तभी हम बाहर आएंगे। ओके ओके मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। ये सुन कर नीति खुश हो गई और मुस्कुराती हुई बोली, ठीक है हम बाहर आ रहे हैं। अब्रम ने गहरी सांस ली और उसके बाहर आने का इंतजार करने लगा। जब 5 मिनट इंतजार करने के बाद भी नीति बाहर नहीं आई तो अब्रहम ने अपने रिस्ट वॉच में टाइम देखते हुए कहा, टर्टल को इतना टाइम क्यों लग रहा है बाहर आने में? खुद से बात कर। अब्रहम ने उसे आवाज़ दी पर दूसरी तरफ से नीति की कोई आवाज़ नहीं आई। अब्रहम ने 2-4 बार उसे और आवाज़ दी पर इस बार भी उसे कोई जवाब नहीं दिया। अब्रहम के माथे पर गुस्से की लकीर खिंचाई और उसने अपनी मुट्ठी को कसकर बंद करते हुए कहा, टर्टल वेयर आर यू? मैं तुम्हें इतनी देर से आवाज़ दे रहा हूँ और तुम हो कि कुछ बोल ही नहीं रही। कहाँ हो तुम टर्टल? बाहर आओ। नीति ने इस बार भी कुछ नहीं कहा। ये देखकर उसे और गुस्सा आ गया और वो जंगल में घुसते हुए बोला, टर्टल आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, आजकल तुम मुझे कुछ ज्यादा ही परेशान करने लगी हो। अब्रम जंगल में आया और उसे ढूंढने लगा पर उसे नीति कहीं नहीं दिख रही थी। उसे ना देखकर अब उसका गुस्सा चिंता में बदल गया और वो नीति को ढूंढते हुए खुद से बोला, कहीं ऐसा तो नहीं टर्टल किसी मुसीबत में हो और वो इतनी जल्दी जा कहाँ सकती है? अभी तो वो मुझसे बात कर रही थी, फिर इतनी जल्दी कहाँ चली गई? अब्रम उसे ढूंढते हुए जंगल में काफी अंदर तक चला गया था पर उसे निधि तब तक नहीं दिख रही थी, इसलिए उसे और गुस्सा आने लगा। और तभी उसने एक पेड़ पर जोर से पंच मारा और गुस्से में बोला, कहाँ हो तुम टर्टल? कहाँ हो? अगर तुम किसी मुसीबत में हो तो मुझे आवाज दो बस, एक बार मेरा नाम पुकारो, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। टर्टल कॉल मी, टर्टल कॉल मी। अब्रम गुस्से में इतना अग्रेसिव हो गया था कि उसे इतना भी होश नहीं था कि उसके हाथ से खून बह रहा। आज एक बार फिर उसे खुद को हर्ट करने के बाद भी उसे दर्द महसूस नहीं हो रहा था बल्कि नीति की चिंता हो रही थी। साथ नीति के प्यार ने उसके दर्द को सुन कर दिया था। वहीं नीति एक पेड़ के सहारे खड़ी थी और उसके दोनों हाथ पीछे कर रस्सी में बंधे हुए थे और उसके मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ था और उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। उसके सामने 4-5 हट्टे कट्टे लोग खड़े थे और वे सभी अपनी लस्ट भरी नजरों से उसे ही देख रहे थे। नीति अपनी गर्दन को बार बार ना में हिला रही थी और उन्हें इशारों में ही अपने पास आने से मना कर रही थी। नीति को इस तरह बार बार अपनी गर्दन हिलाते देखकर एक आदमी जिसकी बड़ी बड़ी मूछें थी उसने अपनी मुझे बर्दाश्त देते हुए कहा, ए लड़की इतना क्यों छटपटा रही है? तुझे क्या यहाँ हमने छोड़ने के लिए लाए हैं? इतनी मुश्किल से तो हमारे हाथ आई है, पहले तेरा फायदा तो उठा ले फिर तुझे छोड़ देंगे। एक दूसरा आदमी जिसकी मूछ के साथ दाढ़ी भी थी और वे किसी अखाड़े का पहलवान जैसा लग रहा था उसने भी नीति पर कमेंट करते हुए कहा, साला जब से तुझे ढाबे में देखा है तब से ही सोच रहा था कि तो कब तुझे चखने का मौका मिलेगा, पर देर से ही सही तू हमारे हाथ आ ही गई। ये बोलकर वो हंसने लगा। वहीं उसका साथ देते हुए तीसरे आदमी ने कहा, हाँ भाई सही कहा, ढाबे पर कैसे बल खाते हुए अपने पति से लड़ रही थी, जरा अपनी याद है हमें भी तो दिखा। उसकी बात पर चौथे आदमी ने कहा, अरे दिखाएगी, पहले इसके हाथ तो खोलो, बेचारी कब से बंधी हुई है। 5वां आदमी नीति के पास जाते हुए बोला, लो अभी खोल देता हूँ। उसने नीति के हाथ और उसके मुंह पर बंधी पट्टी दोनों ही खोल दी। नीति घुटने के बल झुककर गहरी गहरी सांस लेने लगी। उसने लंबी सांस लेकर खुद को कंट्रोल किया और फिर अपने सामने खड़े उन आदमियों को देखकर बोली, पहले ये बताओ मेरे मुंह पर हाथ किसने रखा था? मूछ वाला आदमी आगे आकर बोला, मैंने रखा था। ये सुनते ही नीति ने एक पत्थर उठा लिया और उस पत्थर को मूछ वाले आदमी को फेंकते हुए कहा, साले हम मर सकते थे, तेरी बेवकूफ़ी की वजह से हमारी सांसें रुक गई थी। मूछ वाला आदमी उसके पार से बचते हुए बोला, अरे कोई इस लड़की के हाथ बांधो। ये तो आजाद होते ही हाथ पैर चलाने लगी। उसकी बात सुनकर जैसे ही दूसरा आदमी नीति को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, नीति ने डंडा उठा लिया और डंडे से उस आदमी को डराते हुए बोली, देखो जहाँ खड़े हो वहीं खड़े रहो, वरना मार कर हम तुम लोगों को पतला कर देंगे। तुम लोगों को पता भी है तुमने हमें किडनैप करके इतनी बड़ी गलती की है, अभी भी वक्त है, भाग जाओ, वो जान बच जाएगी। अगर उन्होंने तुम्हें हमारे साथ देख लिया ना तो इस लोग के रहोगे ना उस लोग के, पता नहीं वो तुम्हें कौन से लोग में भेज देंगे। तीसरा आदमी गुस्से में भड़कते हुए बोला, ए लड़की हम तेरी धमकियों से डरने वाले नहीं है और तुझे क्या लगता है तेरी बातें सुनकर हम तुझे छोड़ देंगे? कभी नहीं, जब तक हम तुझे अच्छे से चख नहीं लेते तो यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। उसके बाद सुनकर नीति को गुस्सा आ गया और वो गुस्से में बोली, जंगली आदमी हमें चखने की ख्वाहिश तो मैं मौत का स्वाद चखा देगी, तुम लोगों को अंदाजा भी नहीं है तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। अरे हमारी बात मानो और भाग जाओ, जिंदा रहोगे। एक बार को
यहाँ पहुंच गए ना तो फिर कहीं के नहीं रहोगे। चौथे आदमी ने उसकी बात पर झुंझलाते हुए कहा, अरे तू किसकी बातें कर रही है? कौन है जो हमें मारेगा? नीति बोली, हमारा पति। ये सुनते ही पांचवा आदमी हंसते हुए बोला, अच्छा वो कल का लौंडा, देखने में तो तेरा पति हीरो जैसा है, पर सचमुच का हीरो नहीं है। अगर हमसे उलझेगा तो कुत्ते की मौत मरेगा। जैसे उसने ये कहानी थी उसे गुस्से में घूरने लगी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वे अभी उस आदमी को अपनी आंखों से घूर घूर कर मार डालेगी। नीति को खुद को घूरते देख पहले आदमी ने कहा, अरे देखो तो सही कैसे देख रही है, इसे क्या लगता है कि इसके इस तरह देखने से हम डर जाएंगे? पांचवा आदमी बोला, डरना तो इसे चाहिए हमसे, क्योंकि अब हम इसकी हड्डी तक को चबा जाएंगे। उनकी बेहुदा बातें नीति को और भी गुस्सा दिला रही थी। उसका मन कर रहा था वो अभी एक बड़ा सा पत्थर उठाए और उसे आदमी का सिर फोड़ दे। उन्हें अपने पास आते देखकर नीति अपने कदम पीछे लेने लगी। ये देखकर एक आदमी ने कहा, अरे पीछे कहाँ जा रही है? इस जंगल में बहुत से जंगली जानवर है, अगर मरना नहीं चाहती तो जल्दी से हमारे पास आ जाए। इस बात पर नीति ने तिरछा मुस्कुराते हुए कहा, इस जंगल में चाहे कितने भी खतरनाक जानवर क्यों ना हो, पर उन सबसे भी ज्यादा खतरनाक एक जानवर है जो हमारे साथ साय की तरह रहता है। एक बार वो यहाँ आ गए तो तुम में से कोई नहीं बचेगा। ये जंगली जानवर तो फिर भी तुम पर तरस खाकर तुम्हें छोड़ सकते हैं, पर वे जानवर उसे किसी पर तरस नहीं आना आता। वे सिर्फ और सिर्फ शिकार करना जानते हैं। नीति की बातें सुनकर वो पांचों आदमी एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। तभी उनमें से एक आदमी ने कहा, बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करती है, पर इसकी बातों से हमारा पेट कहाँ भरने वाला है? हमारा पेट तो सिर्फ इसे खाकर ही भरेगा। ये बोलकर वो फिर से हंसने लगा। तभी उसके बाकी के साथियों ने नीति को पीछे से जाकर घेर लिया और नीति के सामने खड़ा आदमी उसके पास जाने लगा। नीति पांचों आदमियों के बीच में घिरी खड़ी थी। उन्हें देखकर उसे डर तो लग रहा था, पर वो अब डर को अपने चेहरे पर नहीं आने देना चाहती थी, इसलिए उसने अपनी मुट्ठी को कसकर बंद कर लिया और उन्हें घूर बराबर घूरने लगी। तभी भी उन्हें घूरते हुए मन में बोली, कहाँ है आप बागड़ बिल्ले? जल्दी आए ना, आज सही टाइम पर आप नहीं आए तो ये कमीने हमें छू लेंगे। हम नहीं चाहते कि इनके गंदे हाथ हमें टच भी करे। हमें छूने का हक सिर्फ आपका है। आप कहाँ हो अब्रम जी? प्लीज जल्दी आ जाओ ना। इधर नीति ने मन ही मन खुद से कहा। वहीं उधर अब्रम ने जैसे ही उसके मन की बात सुन ली, वो जंगल में अंदर आते हुए बोला, मैं आ रहा हूँ टर्टल, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं आ रहा हूँ। नीति अभी भी उन लोगों को घूर रही थी और तभी उसने उन्हें घूरते हुए कहा, हमारे गांव में कहावत है। एक आदमी उसी बीच में टोकते हुए बोला, अच्छा जरा हमें भी तो सुना। कौन सी कहावत है तेरे गांव में? नीति होठों को तिरछा कर बोली, जब गीदड़ की मौत आती है वो तो शहर की तरफ भागता है, और जब तुम जैसे लोगों की मौत आती है तो वो हमारे पास आता है। ये बोलकर वो मुस्कुराने लगी। अच्छा तू क्या झांसी की रानी है? हमें मारेगी हमें? नीति उस अपने सर को ना हिलाते हुए बोली, झांसी की रानी नहीं, टर्टल हो, अपने बीस्ट की टर्टल। बीस्ट? ये बीस्ट कौन है? तीसरे आदमी ने कहा। तो नीति ने उसकी तरफ देखा। देख, जवाब में कहा, बीस्ट वो है जिससे सभी जानवर डरते हैं। देखना चाहते हो बीस्ट को? तो हमें छू कर दिखाओ। ये सुनते ही चौथा आदमी आगे बढ़ा और नीति को टच करने के लिए उसने जैसे ही अपना एक हाथ बढ़ाया, तभी उसके हाथ पर कुछ आकर लगा और वे दर्द से चिल्लाते हुए पीछे हट गया। अपने एक साथी को इस तरह दर्द में तड़पते देखकर वे चारों ही हैरान रह गए और एक दूसरे को देखने लगे। वहीं नीति की मुस्कान और गहरी हो गई और वो मन में बोली, हमें पता था आपकी टाइमिंग एकदम सही होती है और आप कभी एक सेकंड के लिए लेट नहीं होते। थैंक यू सो मच अब्रम जी, आप एक बार फिर आप हमारे भरोसे पर खरे उतरे हैं। जब तक वो चारों ही आदमी को समझ पाते तब तक अब्रम उसके सामने खड़ा था और बेहद गुस्से और नफरत से उन्हें घूर रहा था। नीति अब्रम को देखकर उन लोगों को उसे मुस्कुराते हुए बोली, जिसके बारे में हम इतनी देर से बात कर रहे थे ना, वो यही हमारे पति अब्रम सिंह चौहान और बेस्ट। अब हमारी बातें तो आप सबने मजाक में ले ली, पर अब झेलो उन्हें। ये बोलकर उसने एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए अब्रम से कहा, बागड़ बिल्ले, हमारे मुंह पर हाथ रखकर हमें यहाँ जंगल में लाने वाला यही आदमी है। आपको पता है इसने हमारा मुंह इतनी जोर से दबाया था कि हमारी सांसें रुकने वाली थी। वो तो अच्छा हुआ हम जिंदा बच गए, वरना आज तो हम मर ही जाते। नीति ने थोड़ा और बढ़ा चढ़ाकर अपनी बात कही और उसकी बात सुनकर अब हम गुस्से में लाल पीला होगा। उसने अपनी मुट्ठी को कसकर बंद किया तो उसने की उंगलियों में चटर पटर की आवाज आई। आवाज सुनकर नीति को हंसी आ गई, तो वहीं वो चारों डर कर रह गई। अब्रम एक कदम आगे बढ़ा तो उन लोगों ने अपने कदम पीछे ले लिया। तभी दाढ़ी वाले आदमी ने कहा, अरे इतना क्यों डर रहे हो? हम 5 हैं और अकेला एक साथ हमला करते हैं और साले की हड्डी तोड़ देते हैं। उसकी बात पर सबने सहमति जताई और फिर सबने एक साथ अब्रम के ऊपर हमला किया। उन्हें एक साथ अब्रम के ऊपर हमला करते देखकर नीति की आंखें बड़ी हो गई, पर अगले ही पल वो मुस्कुराकर बोली, जीतेगा तो हमारा बागड़ बिल्ला ही। उसके ये कहते ही वे सारे आदमी जमीन पर पड़े थे और वे दर्द में करा रहे थे। वहीं उनके बीच खड़ा अब्रम उन्हें देखते हुए गहरी गहरी सांसें ले रहा था। तभी नीति ने अब्रम की बलाई लेकर कहा, नजर ना लगे मेरे बागड़ बिल्ले को हाई फाइट करते हुए, ये तो और भी अच्छे लगते हैं। बोलते हुए फिर से अपनी फैंटेसीज की दुनिया में खो गई थी। उसका ध्यान तब टूटा जब एक आदमी जोर से चिल्लाया। नीति उसकी आवाज सुनकर अपनी फैंटेसीज की दुनिया से बाहर आई और उन्हें देखकर हंसने लगी। वो सभी दर्द में करा रहे थे, किसी के सिर से तो किसी के मुंह से खून बह रहा था। कोई अपना हाथ तो कोई अपना पैर पकड़े
अब्रम के कदमों में पड़ा था। नीति अब्रम के पास जाकर उन्हें देखते हुए कहा, बोली, कहा था ना हमने इनसे ज्यादा खतरनाक कोई नहीं, पर तुम्हें तो हमारी बात पर भरोसा ही नहीं था, अब खुद देख लिया ना। उसके ये कहते ही उन सभी आदमियों ने दोनों के सामने हाथ जोड़ दिए और उससे माफी मांगने लगे। हमें जाने दो प्लीज, हमें छोड़ दो, हम आगे से ऐसा कभी नहीं करेंगे, प्लीज हमें जाने दो। ये सुनती नीति उन पर गुस्सा करते हुए बोली, अरे ऐसे कैसे जाने दे तुम्हें, हमने भी तो थोड़ी देर पहले यही कहा था हमें जाने दो, पर तुम में से किसी ने हमारी बात सुनी नहीं ना, फिर हम क्यों सुने तुम्हारी बात, कहकर उसने अपने हाथ से इशारा करते हुए अब्रम की तरफ देख आगे कहा, बागड़ बिल्ली, इनमें से किसी को मत छोड़ना, और इसे तो हम नहीं छोड़ेंगे। ये बोलकर उसने तुरंत वहां पड़ा डंडा उठा लिया और उस डंडे में से दाढ़ी वाले आदमी को मारने लगी। अब्रम उसे देखकर मुस्कुरा दिया। वहीं नीति ने उस आदमी को मारते हुए कहा, तूने हमारे बागड़ बिल्ले को उल्टा सीधा कहा था ना, तो उन्हें कुछ भी कहने का हक सिर्फ हमारा है। हमारा तेरी हिम्मत कैसे हुई उनके बारे में कुछ भी गलत कहने की, हम तुझे आज नहीं छोड़ेंगे, हम तुझे मार मार कर आज तेरी चटनी बना देंगे। नीति बोलते हुए उन्हें मारे जा रही थी, वो बहुत गुस्से में थी। वहीं अब्रम उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। वो आराम से बैठ गया और नीति को उन्हें मारते हुए देखने लगा। इस बीच उसने एक सिगरेट जलाकर अपने होठों के बीच दबा ली और सिगरेट की लंबी लंबी कस लेते हुए उसे देखने लगा। नीति वो तो आज फोन में थी। उन लोगों की इतनी पिटाई करने के बाद भी वो जरा सी भी नहीं थकी। तभी अचानक ही उसका हाथ हवा में ही रुक गया और उसकी गोल नाकें दर्द से बड़ी हो गई। वो हैरानी से बोली, ये आवाज कैसी थी, हमने अभी किसकी आवाज सुनी। नीति ने अभी इतना ही कहा था कि तभी फिर से उसके कान में किसी जानवर की दहाड़ने की आवाज आई और इस बार आवाज सुनते ही उसके हाथ से डंडा छूटकर नीचे गिर गया। नीति जल्दी से अब्रम के पास आकर उसके गले से लिपट कर बोली, बागड़ बिल्ले, यहाँ कोई जानवर है, हमें डर लग रहा है। अब्रम तिरछा मुस्कुरा और अपना एक हाथ उसकी कमर पर लपेट कर बोला, जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है टर्टल, फिर चाहे वो इंसान हो या जानवर। नीति उसके गले लगे बोली, बागड़ बिल्ले प्लीज चलते हैं ना यहाँ से, बोलकर वो उसे अलग हुई और अपनी ड्रीमी से हेमी आंखों से उसकी आंखों में देखने लगी। अब्रम ने उसके मासूम चेहरे को देखा और तिरछा मुस्कुरा कर कहा, टर्टल रिलैक्स, हम जाएंगे पर यहाँ से, पर इन्हें ऊपर पहुंचाने के बाद। ये सुनकर नीति ने नीचे पड़े लोगों को देखा और बोली, बागड़ बिल्ली, इन लोगों के साथ टाइम वेस्ट क्यों करना, हम आपके रिश्तेदार आते ही होंगे आपका अधूरा काम पूरा करने के लिए। इस बात पर अब्रम ने उसे घूर कर देखा तो नीति जल्दी से अपनी बात को संभालते बोली, हमारा मतलब है जंगली जानवर आते ही होंगे, उनके लिए इन्हें छोड़ देते हैं ना, बेचारों का पेट भर जाएगा। हमारी अम्मी कहती है भूखों को खाना खिलाना चाहिए, पुण्य का काम होता है। अब्रम ने उसकी बात सुनकर हंसी आ रही थी, पर वो मन ही मन मुस्कुरा कर रहेगा और उसे लेकर चला गया। दोनों अभी कुछ दूर ही चले गए थे कि तभी नीति रुक कर बोली, बागड़ बिल्ले, हम इतनी देर से चल रहे हैं पर अभी तक हम जंगल में ही। इस पर अब्रम ने कहा, टर्टल शायद हम रास्ता भटक गए। नीति चौंक कर बोली, क्या? अब्रम ने सिर हिलाते तो नीति मुंह बनाकर बोली, अब हम बाहर कैसे निकलेंगे? अब्रम ने कहा, फॉलो मी। ये बोलकर वो आगे चलने लगा और नीति उसके पीछे पीछे चलने लगी। कुछ और दूर तक जाने के बाद वो रुक गई और मुंह बनाकर बोली, बागड़ बिल्ले, जब आपको रास्ता पता नहीं है तो हमें क्यों थका रहे हो? अब्रम ने कहा, टर्टल मुझे अच्छे से याद है, मैं इसी रास्ते से आया था। नीति एक पत्थर पर बैठ गई और अपने पैर पकड़ते हुए बोली, अब हम और नहीं चल सकते, ये हम बहुत थक गए हैं, हमारे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, अब हमसे और नहीं चला जाएगा। अब हम उसके सामने खड़ा हो गया और उसे देखते हुए कहा, ठीक है तो तुम ही बैठो, मैं चला जाता हूँ। ये सुनते ही नीति ने चौंक कर कहा, आप हमें यहाँ अकेला छोड़कर जाएंगे? वैसे तो कह रहे हो जिंदगी भर साथ निभाऊंगा, कभी दूर गई तो जान ले लूंगा, और आज हमें यहाँ अकेले सुनसान जंगल में जंगली जानवरों के बीच छोड़कर जा रहे हो। आपका प्यार तो मौसम की तरह निकला। बागड़ बिल्ली ने समय देखा न वक्त और बदल गया। अब्रम ने उसके बाद पर सिर हिलाते हुए कहा, टर्टल कहाँ से लाती हो तुम ऐसे डायलॉग? इतने डायलॉग तो मैंने किसी मुंह में भी नहीं सुने जितने तुम एक दिन में सुना देती हो। नीति ने उसे तिरछी नजरों से देखते हुए कहा, कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो या ताना मार रहे हो? ये सुनकर अब्रम समझ गया कि कुछ भी बोलेगा तो नीति उसे उल्टा ही जवाब देगी, इसलिए उसने साफ शब्दों में कहा, हमें देर हो रही है, चलो जल्दी। नीति पत्थर पर आलती पालती मारकर बैठ गई और बोली, हम यहाँ से 1 इंच भी नहीं हिलेंगे, हम बहुत थक गए हैं। उसे जिद करते देखकर अब्रम ने कहा, टर्टल चलो, नहीं तो जंगली जानवर आ जाएंगे और तुम्हें कच्चा चबा जाएंगे। नीति उसे तिरछी नजरों से देखो बनाकर बोली, कोई बात नहीं, अगर आज उनका खाना बन भी गए तो जब हमारे पति को परवाह नहीं तो हमारा मर जाना ही सही। अब्रम ने उसकी बात सुनकर मन में कहा, डे बाय डे टर्टल की नौटंकी बढ़ती जा रही है। खुद से बात कर उसने अचानक नीति को अपने बाहों में भर लिया। ये देखकर तो नीति भी एक पल के लिए हैरान रह गई थी। फिर उसने अपने हाथ अब्रम की गर्दन पर लपेट दिया और वो धीरे से मुस्कुराई। उसने जैसे अपने पलके झुकाई उसके नीचे अब्रम की मस्कुलर चेस्ट पर गई। उसकी शर्ट के 3 बटन खुले थे जिसकी वजह से उसकी मस्कुलर चेस्ट दिख रही थी। अब्रम की मस्कुलर चेस्ट देखकर नीति का गला फिर से सूखने लगा और उसके मन में कुछ होने लगा। उसने जल्दी से अपनी आंखों को बंद कर लिया और खुद से बोली, ये क्या कर रही है तू? नीति, कंट्रोल योर फीलिंग, इसमें से कोई शक नहीं कि तेरा बागड़ बिल्ला बहुत हॉट है, पर रोमांटिक होने का भी टाइम होता है, पर तेरी वो टाइमिंग ही गलत है ना।
ये टाइम सही है और ना ही वक्त नहीं थी। खुद को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रही थी पर उसकी नजर बार-बार अभ्रम की मस्कुलर चेस्ट पर चली जाती और उसका गला सूखने लगता। वहीं अभ्रम उसे अपनी बाहों में उठाए चले जा रहा था। वो निधि के इरादों से पूरी तरह अनजान था। इधर विला में सभी बैठे डिनर कर रहे थे। एक बार तो खुद में ही मगन होकर अपना खाना खाने में लगा था पर टाइगर की नजर रह रहकर सोना पर चली जाती। वे भी उसे ही देख रही थी। जैसे ही दोनों की नजर टकराती सोना जल्दी से अपनी पलकें झुका लेती। योगेश तो चुपचाप अपना खाना खा रहे थे पर विमला की नजर सोना और टाइगर पर ही थी। वो दोनों को देखकर स्पून को अपनी मुट्ठी में कसकर बढ़ते हुए बोली, टाइगर को तो आज मैं सबक सिखा कर रहूंगी। आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे सोना से इसको लड़ाने की। खुद से बात कर विमला अपनी जगह से उठी और टाइगर की खाली प्लेट देखकर बोली, अरे बेटा तुमने तो कुछ लिया नहीं, लाओ मैं तुम्हें परोस देती हूँ। विमला के मुंह से इतनी मीठी बातें सुनकर एक पल के लिए तो टाइगर हैरान रहेगा और सवालिया नजर से उसे देखने लगा। विमला जबरदस्ती से मुस्कुराते हुए बोली, क्या हुआ बेटा, मुझे से क्यों देख रहे हो, खाना खाओ। नैना टाइगर की प्लेट पर खाना परोस कर वो वापस से अपनी जगह बैठ गई। टाइगर ने उसे कुछ नहीं कहा और मुस्कुरा कर रह गया। टाइगर ने जैसे विमला की परोसी सब्जी खाई उसे ऐसा लगा जैसे उसके मुंह से किसी ने आग लगा दी हो। सब्जी में इतना मिर्च था कि टाइगर के कान से धुआं निकलने लगा। उसका चेहरा लाल पड़ गया। उसने एक नजर सोना की तरफ देखा जो उसे ही देखकर मुस्कुरा रही थी। टाइगर भी धीरे से मुस्कुरा दिया और खाना खाने लगा। वहीं विमला उसे देखते हुए मन में बोली, अब आएगा मजा, जिस मुंह से मेरी सोना का नाम लेता है आज मैंने उसी मुंह में आग लगा दी। टाइगर ने जैसे तैसे अपना खाना फिनिश किया और उठकर वहां से चला गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।